जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। भारत के अंदर जितने सारे इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है उन सारे एजेंसीज के बारे में बेसिक जो नॉलेज है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो इंसान है आज के टाइम में, मान लीजिए भारत के अंदर जितना भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सारे किसी ना किसी तरीके से इसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। इनका नाम है अजीत डोभाल जी और ये फिलहाल के टाइम में, आज के टाइम में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इनका नाम, जो पोस्ट है उसका नाम है NSA, जो कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर काम करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी नरेंद्र मोदी जी के डायरेक्टली अजीत डोभाल जी रिपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेके। तो जो भी है आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से। इंटेलिजेंस, भारत की इंटेलिजेंस जितने सारे एजेंसीज हैं उन सबको लेके आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हम शुरू करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से। तो ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनका मेन, इस एजेंसी का मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भारत के देश के अंदर जितना भी देश विरोधी एक्टिविटी चल रहा है उसको मार्क करना और उसके पीछे कौन कौन लोग काम कर रहा है, किसके साथ उसका, बाहर के किसके साथ उसका रिलेशंस है, ये सारे चीज़ को देखना। और डोमेस्टिक, देश के अंदर जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कौन से टेररिस्ट कहाँ पे काम कर रहा है, ये सारे इंटेलिजेंस गैदर करना और उसको प्रोसेस करना, ये हो गया डोमेस्टिक इंटेलिजेंस। फिर इनका दूसरा काम क्या है? काउंटर इंटेलिजेंस। काउंटर इंटेलिजेंस मतलब अगर कोई देश भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, यानी एस्पियोनेज जो जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको काउंटर इंटेलिजेंस बोला जाता है। यानी मान लेते हैं बाहर की एक संस्था है अमेरिका का CIA, जो कि अमेरिका का इंटेलिजेंस एक एजेंसी है, वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, यानी भारत के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो भारत के अंदर कैसे काम कर रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले पाएंगे, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उसका जो दायित्व है वो कौन पालन करता है? IB। फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी। अगर आप डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को गैदर करोगे तो उसका मेन पर्पस तो यही होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी, देश के अंदर कोई दंगा ना हो, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, किसी बॉम्ब ना फोड़ दे किसी ने, ये सारे चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर क्या है? फिर उनका चौथा काम क्या है? VIP सिक्योरिटी। देश के अंदर जितना भी VIP लोग हैं उनका जो सिक्योरिटी का जो इंटेलिजेंस है, मतलब उनके सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा है कि नहीं है, कितना खतरा है, उसको एनालाइज करना, फिर उसके खिलाफ स्टेप लेना, ये सारे चीज़ IB करता है। फिर क्या? इंटेल ऑफ JNK और नॉर्थ ईस्ट। भारत के अंदर दो बहुत ही वल्नरेबल एरिया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी मणिपुर वाला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाला एरिया। तो इन सारे के अंदर जो भी इंटेलिजेंस उनसे गैदर करना होता है तो वो काम IB करता है, यानी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है वो काम। अच्छा, अब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कब कैसे एस्टेब्लिश हुआ उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संस्था एस्टेब्लिश हुआ 23 दिसंबर 1887, यानी 1887 में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रतिष्ठा हुआ एज सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, यानी उस टाइम इसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या रखा था? सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। फिर 1921 आते आते इसका नाम हुआ इंटेलिजेंस, इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। यानी उस टाइम 1921 में क्या होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत के अंदर बहुत सारे जिनको हम विप्लवी यानी स्वाधीनता संग्रामी बोलते हैं, वो लोग काम करना चालू कर दिए थे। तो उनके खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए इस संस्था चेंज होकर उसका नाम हुआ इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। यानी जितने भी संग्रामी लोग, जितने भी देश के लिए काम कर रहे थे उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस पाने के लिए ये संस्था तब काम कर रहा था। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। फिर इस IPI यानी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये जो संस्था को, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया IB से, उसका नाम चेंज होकर IB हुआ और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर चला गया। यानी आज के दिन में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो हमारे नेता है वो है अमित शाह जी, यानी ये अब इंटेलिजेंस ब्यूरो अमित शाह जी के अंडर काम करता है, उनको रिपोर्ट करता है। और इस इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भारत के अंदर 15,000 से 20,000 लोग काम करते हैं और इनका जो हेड होता है एक IPS होता है। और ये वाला जो लोगो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंसिग्निया है।
अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद हम पढ़ेंगे रॉ के बारे में। देखिए, रॉ एक खुफिया संस्था है जो कि बाहर की इंटेलिजेंस, यानी वो रॉ देश के अंदर उतना काम नहीं करता है, वो रॉ मेनली काम करता है देश के बाहर, यानी पाकिस्तान के अंदर रॉ के एजेंट है, यूएसए के अंदर है, यूरोप के अंदर है, चाइना के अंदर है, ये सारे जगह पे रॉ के एजेंट खुफिया तरीके से काम करता है, काम करते हैं, क्योंकि इनको छुप के काम करना होता है, क्योंकि अगर दूसरे देश की गवर्नमेंट इनको पकड़ लेते हैं तो इनको भारी सजा मिलता है। तो रॉ के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, ज़्यादातर इनका जो सारे ये जो इनके बारे में सारे जो नॉलेज है वो क्लासिफाइड होता है। तो ज़्यादातर इनके बारे में कोई भी कितने लोग काम करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे इनका जो प्रोसीड्योर है ये क्लासिफाइड होता है, ये देश के जनता के सामने नहीं लाया जाता। तो जो भी है, ये रॉ के बारे में हम क्या थोड़ा सा जानते हैं। एक तो ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी बाहर के देशों से भारत के खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रहा है उसके खिलाफ इंटेलिजेंस जुगाड़ करता है और देश के अंदर भेजता है, यानी ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया जो फॉरेन में काम करता है। इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में, इंदिरा गांधी ने किया था, और इनका जो पहला जो हेड था रॉ के, उनका नाम था RN काउ। डायरेक्टली अंडर पीएमओ रॉ जो काम करता है, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, यानी नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल टेक्निकल सर्विस ETS और एविएशन रिसर्च सेंटर ARC, ये सारे चीज़ रॉ के अंडर एक, मान लीजिए रॉ का एक चाइल्ड एजेंसीज है जो कि रॉ के साथ मिलकर काम करता है, और इनका जो मोस्टली जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड है। अच्छा, ये जो है ये रॉ का सिंबल है, इसका लोगो है, उसका इंसिग्निया है, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। रॉ का फुल फॉर्म है ये रिसर्च एंड एनालाइज विंग। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है? CBI। इनके बारे में तो हम हमेशा जानते हैं, हमेशा सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI का इन्वेस्टिगेशन दे दिया हर एक केस में। तो ये जो CBI है ये 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ये नाम करके इनका शुरुआत हुआ। इनका काम क्या था उस टाइम? 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने को आया, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी करप्शन था वर्ल्ड वॉर को लेके, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट करके एक संस्था खोला। इनका जो हेडक्वार्टर था उस टाइम लाहौर पे था, और इनका काम था टू इन्वेस्टिगेट करप्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद 1963 यानी देश स्वाधीन हो गया। देश के इंडिपेंडेंस के बाद 1963 में क्या हुआ? एक एक्ट पास हुआ, एक उसका नाम क्या? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इस एक्ट के दौरान ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था, SPE जो था, इसको टर्न किया गया किसमें? CBI में, और उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी आज के टाइम में अमित शाह जी के अंडर इनको डाला गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये चला गया। और आज के दिन में इसका CBI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी ये फिलहाल के टाइम में डायरेक्टली काम करता है अंडर PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1967 में क्या हुआ? ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भेजा गया किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, CBI। अब लेकिन आज के टाइम में ये डायरेक्टली काम किसके अंदर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग अंडर PMO। समझ में आ गया? अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम नहीं करता, ये अब काम करता है PMO के अंदर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, अब CBI का 3 डिवीजन है। एक तो CBI का जो हेड बनता है वो कोई किसी ना किसी IPS से ही बनता है, और इनका जो 3 डिवीजन यानी CBI 3 काम करता है। एक इकोनॉमिक ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करता है, यानी पैसों का घपला, कोई बैंक का घपला, किसी ने पैसा मार के बाहर चला गया, किसी घोटाला किया किसी बड़े अमाउंट का, ये सारी चीज़ इकोनॉमिकल जो भी ऑफेंस है उसके लिए CBI का डिवीजन है। फिर एक है एंटी करप्शन डिवीजन, करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक डिवीजन है, और स्पेशल क्राइम डिवीजन यानी खूब बड़े किसी इंसान का मर्डर हो गया या तो कोई बड़ा अटैक हो गया किसी के ऊपर, हाई प्रोफाइल जो भी केस होता है वो CBI हैंडल करता है। यानी 3 डिवीजन है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, एंटी करप्शन डिवीजन और स्पेशल क्राइम डिवीजन। ये 3 डिवीजन है CBI के अंदर, 3 डिवीजन के तरीके से वो काम करता है। अब इनके अंदर टोटल 7274 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअल टाइम में
6 से 6,500 के बीच में लोग काम कर रहा है, बाकी सीटें वैकेंट पड़ा हुआ है। और इनका सीबीआई के पीछे सरकार का जो बजट होता है वो 946 करोड़ का बजट होता है। और ये जो नीचे जो फोटो है ये सीबीआई का सिंबल है। अब हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग देख लिए आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, फिर रॉ हो गया, फिर सीबीआई हो गया। अब चौथे नंबर पे आते हैं एनआईए। एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, सीबीआई का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए थे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब एनआईए का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, यानी आज के टाइम में अमित शाह जी के अंदर आता है। ये फॉर्म कब हुआ था? 2009 के आफ्टर मुंबई टेररिस्ट अटैक। 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद एक ऐसे संस्था चाहिए जो टेररिस्ट अटैक होने से पहले ही उसको रोके, हर एक टेररिस्ट के बारे में जिसके पास इंफॉर्मेशन हो। तो इसको देखते हुए, इसके चलते हुए एनआईए फॉर्म किया गया था 2009 में। उनका डायरेक्टर कौन होता है? एक आईपीएस होता है उसका डायरेक्टर। इसके एनआईए के अंदर 650 यानी 649 यानी लगभग 650 से 700, अभी थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो 650 से 700 लोग काम करते हैं। और इसका एनुअल बजट 200 करोड़ का लगभग करीब होता है। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इनका मेन जो काम है काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, फोकसिंग ऑन टेररिज्म, इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी। ये तीनों काम ये पहले ही देखते हैं, मतलब टेररिस्ट अटैक करने के पहले ही उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करके पहले ही अटैक होने से पहले उसके खिलाफ स्टेप लेना, ये मेन काम होता है एनआईए का। फिर इंसर्जेंसी को रोकना, यानी नक्सलाइट एरिया में और मणिपुर में जो भी इंसर्जेंसी चल रहा है ये सारे को रोकना, ये सारे चीज़ एनआईए के अंदर आता है। और मेन प्रायोरिटी नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना। एनआईए के पास एक स्पेशल पावर होता है। वो पावर क्या है? नो नीड ऑफ स्टेट परमिशन टू इन्वेस्टिगेट एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के अंदर जाके एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी केस को लेके, लेकिन वो चाहे तो उस स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ना भी करे तो भी चलेगा। यानी किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन ना दिए उस स्टेट के अंदर कोई किसी भी इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर होता है वो एनआईए के पास होता है। अच्छा, ये अब एनआईए का जो भी जितने सारे, एक तो हेडक्वार्टर हमने देख लिया न्यू दिल्ली में, फिर बाकी जो ब्रांचेस है हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, कोची में, लखनऊ में, मुंबई, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में है। और ये जो सिंबल है ये एनआईए का सिंबल है। ये हो गया हम लोगों का एनआईए। फिर इसके बाद आते हैं पांचवा संस्था जो कि है नेशनल टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी एनटीआरओ। एनटीआरओ डायरेक्टली अंडर किसके अंडर आता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, यानी आज के टाइम में अजित डोभाल जी के अंडर में। और अजित डोभाल जी के अंडर में यानी, और ये अजित डोभाल जी डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करते हैं? पीएमओ की, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। इनके बारे में, एनटीआरओ के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रॉ के तरह ही क्लासिफाइड है। इनके अंदर की कौन कौन काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहा है, कहाँ कौन सी जगह पे किस टॉपिक किस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये सारे चीज़ ये क्लासिफाइड होता है। इनका जॉब क्या क्या होता है? एक तो रिमोट सेंसिंग हो गया, फिर डाटा गैदरिंग और प्रोसेसिंग, चारों ओर से जितना हो सके डाटा को गैदर करना और उसको प्रोसेस करके कंक्लूजन में पहुंचना। फिर साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोलॉजी, स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग, ये सारे काम ये एनटीआरओ के थ्रू होता है। यानी एनटीआरओ मान लीजिए एक तरीके से देश के अंदर जितना भी डाटा गैदर कर सकते हैं वो करता है। फिर रिमोट के जरिए जितना भी थ्रेट को उसको सेंस करता है। फिर स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर, कहाँ पे कौन सी हार्डवेयर को किस जगह पे बैठानी है, यानी किस मिसाइल को कहाँ पे रखेंगे तो अच्छा काम करेगा, किस जगह पे किसको बिठानी है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करके नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करके फिर मॉनिटरिंग करना, स्पियोनेज में हेल्प होना, ये सारी चीज़ एनटीआरओ देखता है। और ये सैटेलाइट को भी यूज़ करते हैं। सैटेलाइट का जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर हमें अभी फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उससे पहले तो हम लोग सैटेलाइट से सब कुछ देख लिए थे, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ अटैक करना है, किस बिल्डिंग को तोड़ना है, किस बिल्डिंग के अंदर कौन सी बम मारनी है, कौन सी मिसाइल ठोकनी है, ये सारे चीज़ किस टाइम पे कौन सी एयरबेस को ठोकनी है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे करते करते हम 11-12 एयरबेस ठोक दिए पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे चीज़ पहले से हम लोग सैटेलाइट से देख लेते हैं। तो कौन सी TES टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सैटेलाइट यूज़ करते हैं, कार्टोसैट यूज़ करते हैं, फिर रीडसैट, ये भी सैटेलाइट इसके अंदर आता है। ये सारे सैटेलाइट का जो भी इनपुट है ये एनटीआरओ यूज़ करता है। रीडसैट 1, रीडसैट 2,
फिर ये और नेवी के साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन होता है। INS ध्रुव यानी जो इंडियन नेवी जिसको ऑपरेट करता है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में ये NTRO काम करता है। यानी ध्रुव जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन वो NTRO को देता है प्रोसेस के लिए। तो एक तरीके से मान लीजिए रॉ का जो सोफिस्टिकेटेड यानी सॉफ्टवेयर वर्जन है, रॉ के पास जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है देश के अंदर से, जितना भी ये IB जितना इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, और ये सारे चीज़ एक तरीके से NTRO के थ्रू प्रोसेस होता है। वो जितना सारे डाटा को गैदर कर सकता है उसको डाटा को गैदर करके प्रोसेस करता है। इसके बाद आते हैं DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ये 2002 में स्थापित किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, आर्मी इंटेलिजेंस का अलग है, नेवी इंटेलिजेंस का अलग है और एयरफोर्स इंटेलिजेंस का अलग है। इनके कंट्रोल कौन करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस DSI। मतलब ये जो मेन संस्था ये है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, और इसके अंदर दो संस्था और है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस DSI और डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिस्ट सेंटर। और जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी आर्मी इंटेलिजेंस, नेवी इंटेलिजेंस और ये तीनों जैसे इसके अंदर आता है। और आर्मी वाले की भी अलग अलग, जैसे कि आर्मी का भी अलग इंटेलिजेंस होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवी का भी होता है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवी इंटेलिजेंस, और एयरफोर्स का डायरेक्टोरेट ऑफ एयरफोर्स एयर इंटेलिजेंस। ये सारे इंटेलिजेंस इसके अंदर आ जाता है डिफेंस इंटेलिजेंस के अंदर। अब उसके बाद आते हैं ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इकोनॉमिक कोई घोटाला जब होता है तब ये ED काम करता है उसके खिलाफ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर आता है, यानी हमारे आज के टाइम में निर्मला सीतारमण जी जो है फिनेंस मिनिस्टर, उनके अंदर आता है। फिर ये स्थापित हुआ था 1956 में। पर्सनल कितने 2000 लोग काम करते हैं इसके अंदर। IRS, IPS, IAS बहुत सारे लोग डिप्यूटेशन में इसके अंदर काम करते हैं। ब्रांचेस न्यू दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता। और ये जो है ये ED का सिंबल है। अब ED के बाद क्या देखेंगे हम, ED के बाद हम पढ़ेंगे DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था 1957 में, अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यानी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम के अंदर काम करता है। एंटी स्मगलिंग और एंटी स्मगलिंग के खिलाफ काम करता है। इसका कोई हेड IRS होता है। ये मेनली फायर आर्म्स, गोल्ड, ड्रग, फेक करेंसी, एंटीक, ये सारे इन सारी चीज़ों का जब स्मगलिंग को रोकना इनका मेन काम होता है। DRI का, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का, ये उनका सिंबल है। अब हम देखेंगे NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनका सिंबल ये है। और इनका ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इनका मेन काम है ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट, यानी जो ड्रग का जो एब्यूज़ होता है उसको रोकना, उसके खिलाफ काम करना। ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, ये सारी चीज़ ये इनके द्वारा रोका जाता है। फिर FIUI यानी फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये एस्टेब्लिश हुआ 2004 में। 70 से 80 लोग इनके अंदर काम करते हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस को ये इन्वेस्टिगेट करता है। और रिपोर्ट किसको करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। और ये जो है इसका लोगो है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जाके आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।